हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको संतुलन के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको सामंजस्य के बारे में बताया था कि सामंजस्य क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। संतुलन को बैलेंस कहते हैं। ये आपका सीक्वेंस ही चल रहा है और ये एक ही क्लास में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके कोई 2 पार्ट्स अभी तक नहीं बने हैं जो आपके संयोजन के सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सभी एक ही पार्ट में बने हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं संतुलन के बारे में जानकारियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं संतुलन के बारे में पढ़ना। ठीक है, संतुलन यानी कि बैलेंस, सामंजस्य एवं सामंजस्य जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वो। ठीक है, संयोग ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि साथ साथ हम संतुलन को देखते हैं। लेकिन संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जा सकता है। एक मैं उदाहरण देके भी आपको बता दे रही हूँ किस प्रकार से। यदि कलाकार चित्र के एक भाग में कुछ आकृतियाँ अंकित करता है, कला के एक भाग में, ठीक है, एक भाग ध्यान रखिएगा, कुछ आकृतियाँ उसने अलंकृत की हैं और अंतराल यानी कि जो खाली स्थान है उसके दूसरे भाग में रिक्त रहने देता है, तो वह गलत है। यानी जैसे कि आपने एक आलेखन बनाया, एक मिनट, एक आलेखन बनाया और यहाँ पे आपने कुछ आकृतियाँ अंकित कर दी। ठीक है, और जो ये वाला आपका स्थान है, ये वाला जो आपका अंतराल है, इसको आपने खाली छोड़ दिया है, तो यह गलत है। ठीक है, इससे एक बैलेंस नहीं बन रहा है चीज़ों का। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। ठीक है, यही बात मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए दूसरे भाग में भी कुछ आकृतियाँ बनाकर आकारों को संतुलित किया जाता है, क्योंकि यदि अंतराल के एक भाग में आकृतियाँ अंकित होंगी तो वह स्थान भारी तथा जटिल प्रतीत होगा। रिक्त स्थान क्रियाहीन है। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप आलेखन बनाते हैं तो उसमें आप 2 बॉक्स वाला बनाते हैं तो भी आप पूरा फिल करते हैं, आप 4 खाने वाला बनाते हैं तब भी आप उसको पूरा फिल करते हैं। यदि आप उसको खाली छोड़ देते हैं तो एक क्रियाहीन है और उसमें बैलेंस नहीं बनेगा। तो चित्रों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि चित्र बैलेंस नहीं होगा तो चित्र हमारा पूर्ण नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अधूरा नज़र आएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा संतुलन का अर्थ जानते हैं कि संतुलन का क्या अर्थ है। अभी तो मैंने आपको केवल उदाहरण देके ही समझाया है और एक ऐसे भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग संतुलन की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, कि संतुलन की क्या परिभाषा दी गई है। संतुलन कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनका भार समस्त चित्रतल पर समुचित रूप से वितरित रहे। यही मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो दोनों साइड उसका बैलेंस दिखना चाहिए। ठीक है, आपने कोई मानव व्यक्ति की आकृति बनाई, एक साइड उसका आपने हाथ लंबा बना दिया और दूसरी साइड उसका हाथ छोटा बना दिया, तो ये एक बैलेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आपको दोनों साइड बराबर बनाने हैं। जो भी पार्ट्स आप बनाइए तभी हमारे चित्र में एक संतुलन नज़र आएगा। तो चित्रकला में संतुलन का यह तात्पर्य है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दृष्टिगत भार। ठीक है, क्या दृष्टिगत भार किस टाइप से है इसके बारे में पढ़ते हैं। दृष्टिगत भार, ठीक है, जब हम संतुलन की बात करते हैं यानी कि बैलेंस, तो भार की चर्चा अवश्यंभावी हो जाती है, क्योंकि भार को भार के साथ ही संतुलित किया जा सकता है। चित्र के मुख्य आकर्षण में दृष्टि को पकड़ने की एक शक्ति होती है जिसे हम भार की संज्ञा देते हैं। जब यह भार चित्र भूमि पर
चित्र भूमि के केंद्र के निकट होता है और अथवा अन्य किसी भार से संतुलित होता है तो चित्र संतुलित प्रतीत होता है। यानी कि मैंने दो कोई बॉक्स बनाए और उन बॉक्स में एक में बीच में आकृति मैंने दिखाई है, ठीक है, और वो बीच में आकृति रखी हुई है लेकिन वे पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। यदि हम उसको एक दाएं साइड खसका देते हैं और एक को हम बाएं साइड खसका देते हैं तो जो आकृति है वो पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ दृष्टिगत भार के अंतर्गत, ठीक है। यह भी चीज़ मैं समझाऊंगी भी बाद में आपको। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग संतुलन एवं दृष्टिगत भार। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। संतुलन के सिद्धांत को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि चित्र के सभी तत्वों का भार संतुलन से संबंधित है, अतः उनका भार जानना भी अपेक्षित है कि यह भार का अर्थ दृष्टिगत भार से है कि नहीं। अगर आपके रंग हो गए, तान है और जो आपका टेक्सचर है, इन सब का भार से तात्पर्य है। रंगों में भी संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर रंग में बैलेंस नहीं होगा तब भी हमारा जो चित्र है वो एक निश्चित रूप में नज़र नहीं आएगा। अब इसके बाद मैं आप कुछ हेडिंग्स हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ, उनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपको सामंजस्य में बताया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ हेडिंग्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं। पहला है रेखा का भार, दूसरा है आपका आकृति का भार, तीसरा है वर्ण का भार, चौथा है आपका तान का भार, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखा का भार, कि रेखा का भार में क्या महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखा में दिशा निर्देशित की शक्ति होती है, दिशा निर्देशित करती है। यह शक्ति उसका भार प्रदर्शित करती है। एक दिशा में जितनी रेखा खींची जाती है, ध्यान से समझिएगा, एक दिशा में जितनी रेखा खींची जाती हैं उसका भार बढ़ जाता है। अतः दूसरी दिशा में हम अपनी आवश्यकता अनुसार ही रेखा खींचकर उन्हें संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप आकृति बनाते जा रहे हैं, उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो उसमें केवल रेखा का भार बढ़ रहा है। यदि आप एक आकृति को जान लेते हैं फिर इसके बाद आप रेखा को खींच रहे हैं तो उससे जो रेखा का भार है वो कम प्रतीत हो रहा है, ठीक। सरल रेखा की तुलना में जटिल रेखाओं का जो भार है वो अधिक होता है। रेखाओं का गलत दिशा में अंकन संयोजन को असंतुलित कर सकता है, अतः इसके विपरीत दिशा में अन्य रेखाओं द्वारा इसका अवरोध कर संतुलन उपस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है रेखा का भार। अब इसके बाद है आकृति का भार। आकृति के भार के बारे में पढ़ेंगे। आकृति में उनको आकार के अनुरूप ही भार प्रदान किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई छोटा एलिफेंट दिखाना है तो आपने उसकी आकृति को छोटा बनाया। यदि आपको कोई बड़ा एलिफेंट बनाना है तो आपने उसको आकृति को बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आकृति का जो संतुलन से यही तात्पर्य है। छोटी आकृतियों में कम तथा बड़ी आकृतियों में अधिक भार होता है, तो ये मैंने आपको बताया है, छोटी आकृतियों में कम होता है, बड़ी आकृतियों में अधिक भार होता है। इसी प्रकार अलंकृत आकृतियों में अनलंकृत आकृतियों की तुलना में अधिक भार हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण का भार, यानी कि कलर का भार, कि कलर का क्या भार है। रेखा तथा रूप के समान, रेखा और आप फॉर्म के समान वर्ण में भी भार होता है, रंग में भी भार होता है।
गहरे वर्णों में अधिक तथा हल्के वर्णों में कम भार होता है। जो आपके लाल, पीले, नारंगी रंग होते हैं इनमें भार अधिक होता है, और जो आपके हरे और आसमानी, नीले कलर होते हैं इनका भार कम होता है। इसी प्रकार उष्ण वर्ण यानी कि गर्म वर्ण, उष्ण वर्ण यानी कि गर्म वर्ण में अधिक और शीतल वर्णों में कम भार होता है। मैंने कलर्स के नेम भी बताया आपको। कलाकार एक ही परिवार के वर्णों या पूरक वर्ण, एक परिवार के रंग यानी कि समीपवर्ती रंग, पूरक वर्ण यानी कि आमने सामने के रंग, संतुलन दर्शा सकता है। वर्णों की तान निर्धारित करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है, जो वर्णों की दिशा है उस वर्णों की तान निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उसे अग्रभूमि में लगाया जाए या पृष्ठभूमि में, क्योंकि अग्रभूमि की तान प्रखर यानी कि चटकीली होती है और पृष्ठभूमि की जो तान होती है वो धूमिल होती है। यह रंगों में विरोधाभास उत्पन्न करते हुए संतुलन होता है। यानी कि आप कोई आलेखन बना रहे हैं, 1 मिनट में आपको करके दिखा देती हूँ। ये आपका मान लीजिए आलेखन है और ये आपकी पृष्ठभूमि है, ये आपकी पृष्ठभूमि है और इसके अंदर जो है वो चित्र बने हुए हैं। ये आपकी जो पृष्ठभूमि हो जाएगी और ये आपकी अग्रभूमि हो जाएगी। इसमें आपको लाइट कलर दिखाना है यानी कि धूमिल कलर दिखाना है, और जो आपकी आकृति होगी अंदर अग्रगामी वाली, तो इसमें आपको डार्क कलर दिखाना है। अग्रगामी होगी उसका भार अधिक होगा, जो पृष्ठगामी होगी इसका भार कम होगा। ठीक है, ये वर्ण के भार के अंतर्गत था। अब हम लोग पढ़ेंगे तान का भार। ठीक है, तान यानी कि टोन। एक बात ध्यान रखिए, जो वर्ण है उसी से ही तान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तान का शक्तिशाली विरोधाभास अधिक आकर्षण होता है, जब कि तान का आकर्षण कम रह जाता है। जो विरोधाभास होगा वो अधिक आकर्षण होगा और जो तान का आकर्षण है वो कम रह जाता है। तान आपका वर्ण से ही बनेगा। जो भी कलर होंगे जैसे कि धूमिल रंग हैं तो वो भी आपके वर्ण से ही बनेंगे। ठीक है, वर्ण से ही तान बनता है। जब मैंने कलर वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताई थी कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक बात आप एक और ध्यान रखिए कि अगर आप संयोजन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप कला के तत्व अच्छे से पढ़िए। अगर आप कला के तत्व अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको संयोजन के सिद्धांत भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हर किसी चीज़ में रेखा, रूप, वर्ण, तानपोत आपको हर उसमें मिलेगा संयोजन के सिद्धांत पर। इसके लिए आप लोग सबसे पहले कला के तत्व पढ़िए। कला के तत्व, शिल्प, षडांग, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको संयोजन के सिद्धांत समझ में आएंगे। तो ये आपका संतुलन वाला भी जो सिद्धांत है ये खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रभाविता। ठीक है, डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट।